हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी तो हेडिंग डालो प्रोबेबिलिटी। और इसमें थ्योरी में इधर उधर नहीं जाना है, जितना बताया जा रहा है डीपली उसी बात को समझना है और सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे जंप नहीं करेंगे। ये एक पूरी तरह से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है और मैथ्स के नाम पे सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है, इसके अलावा मैथ्स नहीं है कुछ भी यहाँ पे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट सीधे क्वेश्चन पे जंप करता है, जिससे फिर आगे फर्दर कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम्हें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को समझना होगा, सैंपल स्पेस समझना होगा, फेवरेबल केसेस समझना होगा थ्योरेटिकली। जब एक बार थ्योरेटिकली हम समझ जाएंगे तो मैथमेटिक्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही एक्सपीरियंस शायद अगर प्रॉपर्ली करा होगा तुम लोगों ने तो पीएनसी में काम आया होगा एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले हेडिंग है प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विद डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस मतलब ये हुआ कि जैसे एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या आता है, हेड आना या टेल आना। तो ये दो काउंटेबल मतलब काउंट कर सकते हैं ना, 1 and 2। या एक डाइस थ्रो कर रहे हो तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो क्या ये 6 पॉइंट हम काउंट कर सकते हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं हम उनको काउंट कर सकते हैं, बोल सकते हैं यार 50 स्टूडेंट बैठे होंगे, काउंटेबल नंबर है। तो दैट इज नोन एज डिस्क्रीट सैंपल स्पेस इफ द सैंपल स्पेस एस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किसी कोई भी काम करना, क्वाइन टॉस करना, डाई थ्रो करना, यहां से अपने घर जाना या किसी भी टाइप का काम क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइनेटली मेनी आउटकम्स। जैसे यार यहां से तुम्हें वापस अपने घर जाना है तो यार मेरे ख्याल से जितने भी ऑप्शंस आएंगे काउंटेबली तो आएंगे, 10 आ सकते हैं, 15 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं। इनफाइनाइट ऑप्शन तो नहीं आ सकते। यहां से घर जाने के तरीके इनफाइनाइट तो नहीं हो सकते ना, वो काउंटेबल ही होंगे, फाइनाइट होंगे। दैट आर इक्वली लाइकली। जैसे कॉइन टॉस कर रहे हो तो बताओ हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। या एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या नंबर आएगा बताओ, पहली बार में कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6। तो दीज आर इक्वली लाइकली। या दो टीम है, उनका क्रिकेट मैच हो रहा है तो तुम्हारी टीम जीत सकती है कि हार सकती है, कुछ भी हो सकता है, इक्वली लाइकली होगा ये। ठीक है भाई। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इस तरह से लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट या नंबर ऑफ फेवरेबल केस इन फॉर सेट ए। लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल केस फॉर सेट ए अपॉन सैंपल स्पेस। फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस, सीधा सीधा लिख लो, फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। तो जैसा हमने बताया समझना है इसको, बात को जज मत करना कि ये आसान है ये डिफिकल्ट है। एक कॉइन टॉस करा हमने, 1 रुपए का कॉइन है, बताओ क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। इसका सैंपल स्पेस बताओ जरा, हेड या फिर टेल। ओके, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इवेंट की कि हेड आए। हेड बताओ कितने तरह से आ रहा है, एक तरह से आ रहा है। और सैंपल स्पेस क्या है, 2। या टेल आए, टेल कितने तरह से आ रहा है, सैंपल स्पेस क्या है, 2, 1/2। क्या एग्री हो सब लोग इस बात पे? तो फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस। अच्छा, प्रोबेबिलिटी को हम चांस भी बोलते हैं, कई बार प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, चांस। क्या चांस है, क्लियर है? और प्रोबेबिलिटी को अगर तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाता है। बताओ जरा क्या परसेंटेज है कि हेड आए, 50%। क्या परसेंटेज है कि टेल आए, 50%। क्या एग्री हो? प्रोबेबिलिटी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज। एग्रीड एवरीवन? जवाब दो। और चीजों को डिसाइड मत करना कि यार ये आसान है तो समझ में आ गया, ये डिफिकल्ट है नहीं समझ में आया। बहुत आराम से थ्योरेटिकली सारी चीजों को 1 by 1 समझेंगे हम लोग।
अब देखो हेडिंग डालो सैंपल स्पेस, लिखो सैंपल स्पेस, लिखना है यहां पे द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल। ट्रायल मतलब एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जैसे कोई एक्सपेरिमेंट बताओ, क्रिकेट मैच खेलना, एग्जाम देना, डाइस थ्रो करना, कॉइन टॉस करना, वो एक्सपेरिमेंट हो गया, इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एंड ईच आउटकम ऑफ द ट्रायल इज सेट टू बी द पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डाइस थ्रो करा हमने, आ डाइस, सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ जरा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आज हम लोग डीपली यही समझेंगे कितने टाइप के सैंपल स्पेस हो सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसमें मैथमेटिक्स लगाओगे तो आगे जाके थोड़ी दूर जाके रुक जाओगे, फिर मैथमेटिक्स नहीं लग पाएगी। अच्छा, अगर एक कॉइन टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? और 2 कॉइन टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या आएगा बोलो? हेड, दोनों में हेड आ जाए, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, दोनों में टेल। ओके, हाँ भाई यहां तक क्लियर है। अब देखो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनते जाना, दिमाग में बैठालते जाना, और यही छोटे छोटे पॉइंट है जहां जो अभी नहीं सोचोगे लेकिन एग्जाम में सोचोगे तब दिमाग में नहीं आता है। पहला पॉइंट क्या है? 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं एक साथ, सुनना अच्छे से, 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं एक साथ। इमेजिन करो एक्सपेरिमेंट में जाओ, तुम्हारे पास 2 कॉइन है, 1-1 रुपए के, एक साथ तुमने उछाल दिए, कुछ आ गया, एक में हेड आ गया, एक में टेल आ गया। या ये एक्सपेरिमेंट ऐसे भी कर सकते हो, एक ही कॉइन है तुम्हारे पास, तुमने 2 बार उछाला, पहली बार उछाला फिर दूसरी बार उछाला। क्या सोच रहे हो इस बारे में? हाँ भाई, दोनों ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं उसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन और आंसर एक ही आएगा। एक कॉइन को तुम 100 बार उछालो, इमेजिन कर रहे हो, या 100 कॉइन एक साथ उछाल दो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक ही होगा, आंसर एक ही होगा, जबकि दोनों में डिफरेंस है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ध्यान से सभी लोग सुने। सोचो, 2 कॉइन तुमने उछाल दिए, अच्छा दोनों कॉइन 1-1 रुपए के हैं, एक में हेड आ गया एक में टेल आ गया, सोच लिया, एक में हेड आया एक में टेल आया, या एक में टेल आ गया एक में हेड आ गया, दोनों बातें सेम हो गई क्योंकि दोनों कॉइन एक साथ उछाले तुमने। सोचो, मैथ्स मत सोचो, प्रोबेबिलिटी मत सोचो, सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो। इमेजिन करा यार, 2 कॉइन तुमने उछाल दिए, दोनों डिस्टिंक्ट थोड़ी ना थे, सेम कॉइन थे, उछाल दिया, एक में हेड आया एक में टेल आया, या दूसरे में पहले में टेल आया पहले दूसरे में हेड आया, दोनों सेम केसेस हो गए। लेकिन अगर यही एक कॉइन को तुम 2 बार उछालो तो पहले में हेड आया, पहली बार उछाला तो हेड आ गया, दूसरी बार उछाला टेल आ गया, या पहली बार उछाला टेल आ गया, दूसरी बार उछाला हेड आ गया, ये 2 डिफरेंट वेज हो गए क्योंकि यहां पे ऑर्डर काउंट हो रहा है कि पहली बार क्या हुआ दूसरी बार क्या हुआ। क्या इस बात को समझ रहे हो? हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब देखो एक बेसिक डिफरेंस होता है, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। एक चैप्टर होता है पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, लिखते चलो साथ में, आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स out of n distinct objects, इसका फॉर्मूला NCR होता है। इस क्लास में 20 बच्चे हैं और हमें 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 20C2। बोलो, क्या एग्री हो? और यही सेम फॉर्मूला तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में भी लगने वाला है।
प्रोबेबिलिटी में भी अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, 20 स्टूडेंट हैं क्लास में, 2 सेलेक्ट करने हैं, फॉर्मूला क्या लग जाएगा 20C2, दैट्स इट। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स out of n identical objects is 1। जैसे मेरे पास यार मान लो 500 के 10 नोट हैं और तुम्हें 2 देने हैं। सोचो, मेन चीज है एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचना यार, उसका एक ही तरीका होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही बात? बट यहां पे चेंज है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स out of n identical objects दैट इज एनसीआर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही छोटे छोटे पॉइंट्स हमें पकड़ने हैं, इसी वजह से स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है। अब ये डिस्कशन बहुत अच्छे से सुन लेना, और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है, लिखना भी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी मेरे पास 10 500 के नोट हैं और हमें तुम्हें 2 देने हैं, तो यहां 10C2 लगेगा। यह एक बहुत मेजर डिफरेंस है प्रोबेबिलिटी और परमिटेशन में। अब इस बात को हमें समझना है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, ये डिस्कशन बहुत ध्यान सुनना। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि अगर याद होगा, जैसे हमने बताया था कि दुनिया के जितने एप्पल्स हैं ऑल आर आइडेंटिकल। परमिटेशन में वो आइडेंटिकल हैं, बट प्रोबेबिलिटी में वो डिफरेंट है। तुम्हारे पास 10 एप्पल हैं, 2 हमें देने हैं, तो 10C2 फॉर्मूला लगेगा। वो चीजें, वो आइडेंटिकल चीजें डिस्टिंक्ट हैं प्रोबेबिलिटी में, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकल चीजें हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल तुम टच कर सकते हो, खा सकते हो, होल्ड कर सकते हो, क्यों भाई? या मान लो 10 आइडेंटिकल बॉल है या 500 के नोट है, उसको टच कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, खा नहीं सकते, क्यों भाई? लेकिन कई सारी आइडेंटिकल चीजें ऐसी होती हैं जो फिजिकल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स। यार एप्पल ये फिजिकल वाला एप्पल नहीं है, स्पेलिंग है, एप्पल की स्पेलिंग है। क्यों भाई? स्पेलिंग को क्या छू सकते हो तुम? ए को छू सकते हो? नहीं, ए फिजिकल नहीं है, ए इज अ कंसेप्ट। कितने लेटर्स है यहां पे? 5। 2 बार पी आ रहा है, ये जो 2 पी है वो आइडेंटिकल परमिटेशन की भी नजर में है, वो आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटी की नजर में भी है। क्या इस बात पे एग्री हो? ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती, मतलब जो फिजिकल है, जिनको हम टच कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, तो वो अगर आइडेंटिकल है, किस केस में? परमिटेशन में, तो वो डिस्टिंक्ट होती हैं प्रोबेबिलिटी में। फॉर एग्जांपल एप्पल्स, मेरे पास 10 एप्पल हैं, तो 10 एप्पल आइडेंटिकल होंगे परमिटेशन की नजर में। 10 अगर परमिटेशन में क्वेश्चन आया कि मेरे पास 10 एप्पल है और तुम्हें 2 देने, कितने तरीके हुए? 1। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आया तो 10C2 वेज होंगे। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आगे चल के अगर समय मिलता है। ऐसे कोई एग्जांपल बताओ जो फिजिकल हो, आइडेंटिकल 500 के नोट और एप्पल, ऑरेंजेस, बनाना और कुछ आइडेंटिकल बॉल्स हैं। परमिटेशन कॉम्बिनेशन में बोला जाए 10 आइडेंटिकल बॉल हैं और 4 आइडेंटिकल बॉल हमें सेलेक्ट करनी, तो एक तरीका। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी में बोला जाए 10 आइडेंटिकल बॉल है, बोल दिया गया 10 आइडेंटिकल बॉल है और हमें 4 सेलेक्ट करनी है, तो 10C4 तरीके। इवन बोल भी दिया जाए कि आइडेंटिकल है। क्या ये डिस्कशन समझ में आ रहा है? और ऐसे आइडेंटिकल चीजें जो फिजिकल नहीं है, वो सिर्फ कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल 2A, क्या कभी 3 देखा है किसी ने? रास्ते में जा रहा हो, 3 से मिले हो? क्यों भाई, कोई मिला है?
नहीं ना, या ए से मिले हो, इनको कहीं देखा है रास्ते में? बोलो। ये सब क्या है? कंसेप्ट है। ये सब क्या है? कंसेप्ट है। क्लियर है? तो ये डिफरेंट, ये आइडेंटिकल होके भी आइडेंटिकल रहेंगे, चाहे वो पीएनसी हो चाहे वो प्रोबेबिलिटी हो। एप्पल से कितने वर्ड बन सकते हैं? टोटल कितने लेटर्स है? 5 फैक्टोरियल, 2 रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे यहां पे भी और यहां पे भी। क्या इतना डिस्कशन क्लियर है? बोलो, क्या ये डिस्कशन क्लियर है? तो क्या आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं? दो ए हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं परम्यूटेशन की नजर में भी और प्रोबेबिलिटी की नजर में भी, बिकॉज ये कंसेप्ट है, ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है कि तुम अपने घर ले गए। क्लियर है ना? जितनी बार चाहो उतने बार ये यूज करो। तो पहला डिस्कशन तो ये हुआ। अब ध्यान सुनना, अभी हमने बात करी, ये क्लास 12 से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, लेकिन कभी आई थिंक टीचर से क्वेश्चन पूछा नहीं होगा तुम लोगों ने। 2 कॉइन टॉस करे हमने 1-1 रुपए के। अच्छा, टेल इज अ कंसेप्ट, हेड इज अ कंसेप्ट। हेड इज नॉट अ थिंग, कोई फिजिकल थिंग नहीं है हेड। कॉइन एक फिजिकल थिंग है। हेड और टेल क्या है? कंसेप्ट। अगर दोनों कॉइन आइडेंटिकल हैं, ये बात तुम्हें क्लास 11th में पूछनी चाहिए थी अपने टीचर से कि यार फिर एच टी और टी एच अलग अलग क्यों है। मेन क्वेश्चन यही एराइज हो रहा था कि अगर हम कॉइन को 1/1 टॉस करें तो एच टी टी एच होना चाहिए। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया। लेकिन अगर दोनों कॉइन को एक साथ टॉस कर दे और दोनों आइडेंटिकल कॉइन्स है तो एच टी टी एच एक ही हो गया ना। क्लियर है? बट ये जो कॉइन्स है, 1-1 रुपए के कॉइन्स है, वो प्रोबेबिलिटी की नजर में डिफरेंट है। क्या आप ये बात समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी की नजर में ये दोनों कैसे हैं? डिफरेंट है, क्योंकि ये फिजिकल थिंग है। कॉइन को हम टच कर सकते हैं, रख सकते हैं अपनी जेब में। क्यों भाई? तो इस वजह से ये H1 H2 नहीं है। हेड तो आइडेंटिकल होता है, लेकिन HT TH समझ रहे हो, दोनों अलग अलग। ये दो केस लिखे ही जाएंगे। कोई मान लो पूछ ले कि यार HT TH क्यों लिख रहे हो जबकि हम दोनों कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की नजर में ये दोनों कॉइन आइडेंटिकल होते हुए भी क्या होते हैं? डिफरेंट। मतलब कौन से कॉइन में हेड आया, ये बात फर्क पड़ेगी। क्या इस बात पे एग्री हो? जैसे फॉर एग्जांपल डाइस, यार जितने भी डाइस हो ऑलमोस्ट डाइस तो आइडेंटिकल ही होंगे ना। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, एंड सो ऑन। सारे डाइस डिफरेंट है। सॉरी, वैसे देखा जाए, मान लो तुम मार्केट से 4 डाइस ले आते हो, चारों सेम हो सकते हैं। तो ये HT TH क्यों हो रहा है, बात समझ में आ रही है? इसी वजह से दो कॉइन को एक साथ उछालो या एक कॉइन को 2 बार उछालो, आंसर सेम ही आएगा। एक कॉइन को 100 बार उछाल दो, टॉस कर लो, या 100 कॉइन एक साथ उछाल दो, आंसर सेम आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि जितने भी कॉइन्स हैं, भले ही वो आइडेंटिकल हो, तो भी हमें क्या मानना है? उसको डिस्टिंक्ट मानना है। जितने भी डाइस है, भले ही वो आइडेंटिकल हो, फिर भी हमें डिस्टिंक्ट मानना है। मान लो 2 डाइस हमने थ्रो करे, इस बात को फील करना होगा, महसूस करना होगा। ये नहीं कि सीधे मैथमेटिक्स में गए, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। मान लो 2 डाइस थ्रो करे, एक केस 5-6 आएगा, एक केस 6-5 भी आएगा। बोलो, एक केस 2-3 भी आता है, एक केस 3-2 भी आता है। पहले डाइस में कितनी चॉइस होती है? 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। दूसरे डाइस में, और दोनों डाइस एक साथ उछाल रहे हैं, दोनों डाइस क्या कर रहे हैं? एक साथ उछाल रहे हैं। तो पहले डाइस में कुछ भी आ सकता है, दूसरे डाइस में कुछ भी आ सकता है। पहले डाइस के लिए 6 चॉइस, दूसरे डाइस के लिए 6 चॉइस, टोटल कितनी चॉइस हो गई? इंडिपेंडेंट है। इस वजह से हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 कॉइन टॉस करा, इसके लिए कितनी चॉइस? 2 चॉइस। इसके लिए कितनी चॉइस? 2 चॉइस। नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों कॉइन एक साथ उछाल रहे हैं। एंड आ रहा है, पहला भी उछाल रहे हैं, एंड दूसरा भी उछाल रहे हैं। 4 ही केस तो आ रहे हैं। बोलो भाई, क्लियर है बात? एग्री हो सारे लोग? हाँ भाई, जवाब दो। हाँ भाई, तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे।
क्या आप ये बात फील कर पा रहे हो कि कॉइन्स डिफरेंट है, आइडेंटिकल होके भी कैसे है, डिफरेंट है? अब ये क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। अच्छा, ऑब्वियसली बॉयज तो डिफरेंट होते ही। टू चिल्ड्रंस आर सिलेक्टेड, दो सेलेक्ट करे जा रहे हैं। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस बात को समझना है, मैथमेटिकली नहीं समझना है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, 99% ये अंडरस्टैंडिंग है। क्या क्या हो सकता है, दो बॉयज, हम दो स्टूडेंट कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें सैंपल स्पेस डिजाइन करना है, बताते चलो जरा। या तो हम दोनों बॉयज सेलेक्ट कर लें, B1 B2, बताओ, या B1 के साथ सारे कॉम्बिनेशन बनाओ, B1 G1, B1 G2, B1, या B2 G1, B2 B2 G3, या दोनों गर्ल्स आ जाएंगी, G1 G2, और बोलो G2 G3, G1 G3। मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ होगा क्या, देखो इसके अलावा कोई सिलेक्शन हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैथमेटिकली करना है। 5 कितने स्टूडेंट हैं? 5, 2 सेलेक्ट करने हैं 5C2 वेस, बोलो भाई, और NC2 की वैल्यू आती है NN-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या 10 तरीके आ रहे हैं, और ये हमें सोचना पड़ेगा। ये मैथमेटिक्स यार, फिर से हम बोल रहे हैं, ये 5% का खेल है। ये लगा लोगे अगर तुम क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो तो। मतलब अगर ये क्वेश्चन आया तो हमें दिखना चाहिए यार, ये इतने केसेस हैं। क्लियर है बात? अब पढ़ो जरा इसको। एक कॉइन इज टॉस्ड। अच्छा, जैसे ही कॉइन टॉस आया तो मेरे दिमाग में हेड और टेल आने लग गया। क्या क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? इफ इट शोज हेड, एक कॉइन है, उसको टॉस करा गया, हेड आया या टेल आया। वी ड्रॉ अ बॉल कंसिस्टिंग ऑफ 3 रेड, 4 ब्लैक। अच्छा, यहां पे एक समस्या और हमारी सॉल्व हो गई कि हमें सोचना नहीं है, हमें पता है कि जो भी बॉल्स हैं सारी डिस्टिंक्ट है। क्या इस बात पे एग्री हो? बहुत आराम से करते हैं, सोचो इस बारे में, और फिर से ये काम रिपीट करना है तुम्हें क्लास के बाद। क्या बोला जा रहा है? अगर हेड आया तो एक बॉल इस बैग से निकाल ली गई। क्यों भाई, यही तो बोला जा रहा है। तो यार हेड आया, हेड आ चुका है, एक बॉल निकाली जा रही। क्या, कौन कौन सी आ सकती है? R1 आ सकती है, R2 आ सकती है, R3 आ सकती है, B1 आ सकती है, B2 आ सकती है, B3 आ सकती है। सोच रहे हो इस बारे में? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो यार फिर क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है हमारे लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इफ इट शोज टेल, अगर टेल आया, वी थ्रो अ डाई। सोच रहे हो? टेल आ गया तो क्या करेंगे हम? एक डाई थ्रो करेंगे। क्या क्या हो सकता है जरा बताओ? टेल आ चुका है, डाई में 1 आ सकता है, डाइस में तो पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचा, और यही प्रोसेस है। क्योंकि अगर सीधे तुम सॉल्यूशन के बारे में सोचोगे तो बहुत मुश्किल है, और इधर में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्या हम लोगों ने इसका सैंपल स्पेस लिख दिया? जवाब दो। क्लियर है बात? एवरीवन आंसर करो भाई, क्या इतना क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े हम लोग।
सोच लिया ना। अब पढ़ो जरा, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन्स, एक डाई है उसको थ्रो करा, फिर एक कॉइन टॉस करा, वंस इफ द नंबर ऑन डाई। अच्छा, इसका मैथमेटिकल तरीका हमने नहीं बताया था, जरा मैथमेटिकली भी इसको देख लेते हैं एक बार। क्या हो रहा है, एक कॉइन टॉस करा, सुनना बात को बहुत ध्यान से, मैथमेटिक्स समझना अब इसकी। या तो हेड आएगा या फिर, यार दोनों में से एक ही चीज तो होगी एट द सेम टाइम, बताओ, या तो ऊपर वाला केस होगा या नीचे वाला केस होगा। हेड आ चुका है, हेड आ चुका है, अब इसमें से एक बॉल निकालनी। यार इसमें कितनी बॉल है, 7। हेड आ चुका है, हेड आने का तरीका तो एक ही होता है ना, बोलो, और 7 में से एक बॉल निकाल ले, 7C1 7 हो जाएगा। काउंट करो जरा, 7 ही आ रहा है, कितने केस आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। अच्छा, H4 भी होगा, B4 भी होगा, 7 आ रहे हैं, बोलो। या फिर टेल आएगा, टेल आने का तरीका एक, डाई थ्रो करा, डाई में कितने पॉसिबिलिटी है, 6। सैंपल स्पेस में टोटल पॉइंट आएंगे 7 + 6, क्योंकि बीच में और लगा है। और में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड अगर लगा होता तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और में ऐड करते हैं, और एंड में टोटल केस काउंट करो, क्या 7 + 6 13 आ रहे हैं। आइडिया क्लियर है। तो मैथमेटिक्स बड़ी आसान है, लेकिन हमें एक्सपेरिमेंट समझना होगा। अब जरा ये एक्सपेरिमेंट देखो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है, एवरीवन, सभी लोग देखें। An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on die is even। यार ये और ध्यान रखना, सारी चीजें एट द सेम टाइम है। नंबर या तो इवन आएगा या ऑड आएगा डाइस में, बोलो भाई। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6। ऑड नंबर कौन से होते हैं, आराम से करते हैं समझते हुए। अभी हमें कोई आंसर नहीं लाना है, डाई थ्रो करा हमने, या तो इवन नंबर आएगा 2 4 6, या ऑड नंबर आएगा 1 3 5। सोच रहे हो ना, आंसर नहीं चाहिए हमें। एक्सपेरिमेंट सोचा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, या 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, लेकिन आएगा एक ही चीज, बोलो। या डाइस एक बार थ्रो करा तो या 2 आ गया, काम खत्म। ऐसा थोड़ी ना 2 भी आ गया 4 भी आ गया। डीपली समझ रहे हो ना उस बात को, एक्सपेरिमेंट में जा रहे हो, एक्सपेरिमेंट में जाओगे तभी आंसर आएगा। तो बताओ जरा, एक डाइस थ्रो करा गया, रोलिंग अ डाई, तो एक ही बार थ्रो करा गया है, तो मान लो 2 आ गया। फिर क्या करा, इवन नंबर आया, इफ द नंबर ऑन डाई इज इवन, मतलब अगर इवन नंबर आया तो उसने क्या करा है, कॉइन टॉस करा। क्यों भाई, तो इवन नंबर में क्या क्या आ सकता है, इवन नंबर में आ सकता है यार 2 आ सकता है। 2 आया तो कॉइन टॉस करा, 2H 2T, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, कॉइन में क्या आ सकता है, ये आएगा। या फिर 4 आया, या फिर और कुछ। मेगा से हो गया ना, पढ़ लो। और तुम्हें ही पढ़ना है, तुम्हें ही समझना है, ठीक है ना। एक कॉइन टॉस, एक डाइस थ्रो करा, अगर इवन नंबर आया तो एक कॉइन टॉस कर दिया। अब बताओ जरा फिर क्या हो रहा है, इफ द नंबर ऑन डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार उछालना या 2 कॉइन को एक बार उछालना सेम होता है, सेम कैलकुलेशन है, सेम अंडरस्टैंडिंग है। तो बताओ जरा क्या क्या कर ले। 1 HH, बोलो, 1 HT, 1 TH, 1 TT, ठीक है ना। फिर यही चीज आएगी 2HH, 2HT, सॉरी 3, अच्छा यही चीज आएगी 5 के लिए, बोलो।
क्या एक्सपेरिमेंट हो गया, सैंपल स्पेस हो गया? बताओ, और कुछ तो नहीं होगा ना? जरा ऐसे ही थ्योरेटिकली काउंट करते हैं कितना आ रहा है। ये 6 केस है और ये कितने केस है? हर एक में 4, 12 केस है टोटल काउंट कर लिए। ये हमने थ्योरेटिकली काउंट करा, 18 केस हो गए। सैंपल स्पेस में 18 पॉइंट आ रहे हैं। अब इसी की मैथमेटिक्स लगाते हैं। जरा ये बताओ, हाँ भाई बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एक कॉइन टॉस करा, ऑड नंबर कितने तरह से आ सकता है? 3 तरह से। 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। फिर एक कॉइन टॉस करा, कॉइन में क्या क्या आ सकता है? हेड टेल, 2 ही तरीके आ सकते हैं। क्या करें? कॉइन हेड एक साथ टॉस करा जा रहा है ना, इंटू 2 करेंगे। क्यों करेंगे? क्या ये बात समझ रहे हो? क्योंकि पहले हमने डाइस थ्रो करा, फिर कॉइन थ्रो करा, अब एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब ये बताओ यहां पे क्या होगा? ऑड में क्या होगा? ऑड नंबर कितने तरह से आ सकता है? 3 तरह से। 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 कॉइन में एच एच टी एच एच टी 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 कितने तरीके होते हैं? 4। क्या करें? 4 मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को क्या कर दें? क्यों ऐड करें? रटना नहीं, क्योंकि या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो मैथमेटिकली भी ये काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम इसको थ्योरेटिकली पहले अच्छे से समझें। हाँ भाई, क्या इस बात पे एग्री हो? सभी लोग आंसर करो, क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। सोच रहे हो एक्सपेरिमेंट के बारे में? आगे बढ़े। यस सर। अभी ये काम फिर से करना है क्लास के बाद। A coin is tossed repeatedly until a head comes. सोचो, for first time सोचो, एक कॉइन को टॉस करा तुमने, और समझना सुनना, एक कॉइन को टॉस करो और हेड आ गया, काम खत्म हो गया हमारा। यही चाहिए था हमें। फिर एक कॉइन टॉस करा, टेल आया पहली बार में, फिर हेड आया। हेड आने पे हम जीत गए, और यहां पे सक्सेस और फेलियर की ही प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। इसका मतलब ये हुआ हमारी सक्सेस यहां पे कब है? जब हेड आ जाए। पहली बार में टेल आया, फिर क्या आ गया? हेड आ गया। अब आगे बताओ क्या क्या हो सकता है? टेल टेल हेड, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। बोलो, 1,00,000 100 करोड़ बार टेल आ जाए फिर हेड आए, क्यों? ये तो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नंबर ऑफ पॉइंट इन सैंपल स्पेस ऐसे केस में इनफाइनाइट होंगे। क्या इस बारे में सोच रहे हो? हाँ भाई, क्या इस बारे में सोचा? अब ये इसी को लक बोलते हैं। क्यों? किसी ने पहली बार उछाला और हेड आ गया, कोई 100 बार उछालता रहा, बार बार टेल ही आ रहा है। ठीक है, क्या ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है? सोच रहे हो एक्सपेरिमेंट के बारे में? आगे बढ़े। अब देखो, हेडिंग डालो, इवेंट। हेडिंग है इवेंट। Event is an event is a subset of sample space. एक कॉइन टॉस करा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड या सैंपल स्पेस की सबसेट ही तो है। अच्छा, 2 कॉइन टॉस करे, प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों हेड आए। एक ही तरीका तो है, बोलो, दोनों हेड आने का। 1/4 ये हमारी इवेंट है कि दोनों हेड आए। इसका कोई भी सेट, कोई भी सबसेट क्या हो जाता है? इवेंट हो जाता है। या हमसे बोले कि यार दोनों हेड आ जाए या फिर दोनों टेल आ जाए, इसमें क्या होते हैं? ऐड करा जाता है। 2 केसेस हुए, 2/4 कर दो,
या फिर इसको ऐसे कर दो, या तो दोनों हेड आएंगे या फिर दोनों टेल आएंगे। बोलो, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, दैट इज फाइनली 2/4। एग्रीड? तो इवेंट समझ गए ना? जैसे कि मान लो बोला जाए कि एक डाइस थ्रो करा हमने, सुनना सोचना जरूरी है, और उसमें प्राइम नंबर आए, डाइस थ्रो करा उसमें प्राइम नंबर आए। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5। क्यों भाई? प्राइम नंबर कौन से होंगे डाइस में? क्योंकि 6 तक ही तो आएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? तो प्राइम नंबर आना इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट आई थिंक याद हो गया ना? कोई पूछता है इवेंट क्या होता है तो तुम बोल सकते हो उसका सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। या हम बोले कि एक डाइस थ्रो करा और एक नेचुरल नंबर आया, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 ही तो आएगा यार, कुछ तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 में ही तो आएगा कुछ। ठीक है, अब देखो सिंपल इवेंट, हेडिंग डालो सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट में सिर्फ एक आउटकम आएगा। सिंपल इवेंट, एन इवेंट कंटेनिंग ओनली वन सिंगल सैंपल पॉइंट, एक ही मतलब एक ही नंबर आएगा उसके फेवरेबल केस में, इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट जैसे क्वाइन टॉस करा और हेड आना इज अ सिंपल इवेंट, क्योंकि देखो इस केस में फेवरेबल केस में सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है। बताओ, बोलो। जैसे कि यार एक डाइस थ्रो करा और उसमें इवन नंबर आए, कितने तरह से आ सकता है इवन नंबर? बोलो। हाँ, 3 तरह से। तो दैट इज नॉट अ सिंपल इवेंट, दैट इज नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट। याद हो गया ना? हो गया याद? एक मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, और इंडिया जीतेगी या हारेगी या टाई होगा। तो जीतने का एक तरीका, दैट इज सिंपल इवेंट। सिंपल सी बात है यार, याद हो गया ना? और कंपाउंड इवेंट क्या होगा? जिसमें कई सारे तरीके हो, मोर देन वन वेज हो फेवरेबल केस में। तो सिंपल इवेंट क्लियर है। कंपाउंड इवेंट क्या हो जाएगा? जहां पे फेवरेबल केस में एक से ज्यादा तरीके होंगे, जैसे इवन नंबर आना डाइस में, या ऑड नंबर आना डाइस में, या प्राइम नंबर आना डाइस में। क्लियर है? तो हेडिंग डालो कंपाउंड इवेंट्स। Events obtained by combining together 2 or more elementary events are known as compound event या decomposable event। ठीक है, जैसे कि अभी हमने एक बात करी थी, HH आ जाए या TT आ जाए, 2 सिंपल इवेंट को मिला दिया या 3 सिंपल इवेंट को मिला दिया या 10 सिंपल इवेंट को मिला दिया, ऑब्वियसली वो कंपाउंड इवेंट हो गई। क्लियर? हाँ भाई, सिंपल सी बात है ना? क्यों? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जवाब दो। यस सर। बाकी लोग क्या, बाकी लोगों को आ रही है समझ में? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, इवेंट ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मतलब क्या होता है? 1-1 आ जाए, 2-2 आ जाए, 3-3 आ जाए, 4-4 आ जाए, 5-5 आ जाए, 6-6 आ जाए। इसमें टोटल कितने पॉइंट हो गए? 6। तो ये क्या हो जाएगी? कंपाउंड इवेंट। ओके, हाँ भाई, क्लियर है बात? सिंपल है ना? बड़े सिंपल सी चीजें हैं, बस ये है कि सोचना है तुम्हें एक बार। इक्वली लाइकली, यार इक्वली लाइकली एक कॉइन टॉस करा, उसमें क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। जरा बताओ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। तुमने कॉइन टॉस करा, सोचो तुम्हें क्या पता, कुछ भी आ सकता है, 50-50% चांस है। या एक डाइस थ्रो करा, वन आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। बताओ जरा इन सबकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी बताओ। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की 1/6, 3 आने की 1/6। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली। कुछ भी आ सकता है। सोचो, डाइस थ्रो करा, तुम्हें एक हाथ में डाइस दे दिया और पूछा यार तुम थ्रो कर दो, बताओ क्या आएगा?
कुछ भी आ सकता है। या मान लो एक ऐसी कंडीशन रख दी, थ्रो करो और बताओ क्या आएगा। अगर सही आया तो तुम जिंदा रहोगे, वो गलत आया तो गोली मार दी जाएगी। बोलो क्या बताओगे? बता ही नहीं पाओगे। क्यों भाई? क्योंकि कुछ भी आ सकता है। क्लियर है बात? तो दीज आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स। उनको क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट्स। सिंपल बात है। क्यों भाई? ठीक है ना? किसी भी इवेंट का कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर्ली लिखो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट इवेंट वैसे तो पता होता है, लेकिन इसमें बेस अक्सर क्वेश्चन बनता है। मान लो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक क्वेश्चन इस पे बन जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कुछ भी कॉमन ना हो। डिसजॉइंट सेट, सिंपल सी बात है। या कई सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन सब में कोई कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। हाँ भाई, क्लियर है? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ऐसे को क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। लिखो जरा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट और इनकम्पैटिबल इफ अकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ ऑल अदर। कई सारी इवेंट्स भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकती हैं, लेकिन सब में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल यार, एक कॉइन टॉस करा, हेड और टेल आएगा। क्या हेड या टेल में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक डाइस थ्रो करा, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना। बोलो 1 और 2 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 5 आना, 6 आना आर व्हाट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। एग्रीड एवरीवन? बोलो, सभी लोग जवाब दें। क्या इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिंपल बात है ना? तो वेन डायग्राम से हम ऐसे समझ सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक। Events are said to be mutually exclusive or disjoint or incompatible if occurrence of any one of them prevents the occurrence of all other. अगर डाइस में यार एक ही बार टॉस कर रहे हो, डाइस तुमने थ्रो करा और हेड आ चुका है, तो यार सिंपल सी बात है, अब टेल तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि एक ही बार टॉस करना है। या एक डाइस थ्रो करा और 6 आ चुका है, सोचा इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता ना। अगर 6 आ गया है तो बाकी 5 नंबर में से कोई नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। गेटिंग एन इवन नंबर, ये एक कंपाउंड इवेंट होगी। बताओ, डाइस थ्रो कर आ गया, इवन नंबर आना इज एन कंपाउंड इवेंट। क्यों? क्योंकि 3 केस होंगे, 2, 4, 6। ऑड नंबर आना इज ऑल्सो एक कंपाउंड इवेंट। ठीक है, क्या ये दोनों इनकम्पैटिबल है या डिसजॉइंट है? या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा। जवाब दो। हाँ भाई बोलो। और एक ही बार कर रहे हैं थ्रो। These two events are said to be mutually exclusive. सिंपल बात है ना, या तो A1 आएगा या ऑड आएगा। A1 A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आ जाएगा? नल सेट। क्या एग्री हो? ठीक है भाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल यार, मान लो एट द सेम टाइम, इस टाइम पे तुम्हारे पास एज ऑफ नाउ आज है 30 दिसंबर, तुम्हारे पास आज की डेट में इंडिया के 10 बेस्ट कॉलेज का चांस बनता है, आज की डेट में बनता है। तुम जा सकते हो, लेकिन जाओगे तो एक ही महीना। आज बन रहा है, हो सकता है 2 महीने बाद ना बने। आज भी तुम जा सकते हो टॉप कॉलेज में, ठीक है, लेकिन जाओगे तो एक ही कॉलेज में ना। एट द सेम टाइम तुम 3-4 कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लोगे, या 3-4 कॉलेज में पढ़ने तो नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और साथ में एक और टर्म यहां पे आता है, एग्जॉस्टिव केस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आता है? एग्जॉस्टिव केसेस। एग्जॉस्टिव केसेस मतलब, सुनना बात को ध्यान से, एग्जॉस्टिव केसेस बेसिकली सैंपल स्पेस ही है, मतलब उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? या तो तुम
अच्छे टॉप कॉलेज में जाओगे या एवरेज कॉलेज में जाओगे या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे या बिल्कुल खराब कॉलेज में जाओगे या जाओगे ही नहीं या पढ़ाई छोड़ दोगे या कुछ और करने लगोगे, मतलब ये सारी सब कुछ मिला लो तो दैट इज एग्जॉस्टिव केस। मतलब इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे एक कॉइन टॉस करा, हेड आएगा टेल आएगा, इसके अलावा क्या हो सकता है यार, कुछ हो ही नहीं सकता। एक डाइस थ्रो करा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दैट इज नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। और एग्जॉस्टिव केस को हम समझने के लिए बेटर रहेगा हम बोलते हैं सैंपल स्पेस ही है बेसिकली, मतलब उसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी ही ना हो, तो दैट इज नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। और फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से ए और बी दो इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो चूंकि कॉमन इसमें कुछ आएगा नहीं तो सिंपली इसको ऐड कर दिया जाए। 3 इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या इस बात पे एग्री हो? 5 क्वेश्चन अगर बनते हैं तो यूजुअली एक क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव पे। अब बात को बहुत ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो इंडिया या तो जीतेगी या लूज करेगी या टाई करेगी। बोलो, वो वाला केस कंसिडर नहीं करा था कि मैच कैंसिल हो गया, पानी बरस गया, वो सब यहां नहीं कंसिडर करते। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, या तो जीतेगी या हारेगी या टाई होगा। और क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? और एक टाइम पे एक ही बात करेंगे, या तो इंडिया जीतेगी या फिर क्या होगा बताओ, इंडिया हारेगी या फिर क्या होगा, टाई होगा। क्या इन सब का सम 1 आएगा? बिकॉज प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। 0 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। 0 क्या हो गया? एक इम्पॉसिबल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो पैदा हुआ है, बताओ कभी नहीं मरेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी? 0। क्लियर है ना? तो 0 क्या है? एक इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी। और 1 एक 100% श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पूछेंगे एक डाइस थ्रो करा, कोई नेचुरल नंबर आए, नेचुरल नंबर ही तो आएगा यार, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्यों भाई? कुछ तो आएगा ही ना। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यार? या तो इंडिया जीतेगी या हारेगी या टाई होगा, क्या इसका सम 1 आएगा? इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। दीज आर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव केसेस। बोलो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सोच रहे हो उस बारे में, जीतेगा या फिर हारेगा या टाई होगा। ओके, क्लियर? अब देखो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है। An experiment involves a rolling a pair of dice। सोचा, पेयर ऑफ डाइस 1 1 2 2 2, 36 केस आए थे, 36। पहले डाइस के लिए भी 6 चॉइस, दूसरे डाइस के लिए भी 6 चॉइस, टोटल 36 केस आए थे। और एक बार इनिशियली हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक बार 2 डाइस थ्रो करे गए, बताओ जरा, लिख लेते हैं एक बार, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा लेकिन एक बार समझने के लिए। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यही सीरीज 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 में बन जाएगी। क्या सोच रहे हो? 3 1 3 2 4 1 4 2 4 5 5 1 6 1। क्या टोटल हर एक रो में देखो 6 एलिमेंट आ रहे हैं, 36 वेज आ रहे हैं, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, 6 इंटू 6, ये मैथमेटिक्स हो गई। क्लियर है? अब पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। An experiment involved rolling a pair of dice and recording the number comes up। सोचा, मान लो कुछ भी सोचो, कोई रैंडम एग्जांपल बताओ। एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करा, कोई नंबर बताओ। 4 4 4 4 का मतलब ये हुआ सम। सम क्या आ जाएगा 4 4 का? 8। उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। एक डाई थ्रो करा, आया 2 3,
क्या सम आया 5, 5 लिख लिया आपने डायरी में, ठीक है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, द सम इज ग्रेटर देन 8। अच्छा ध्यान रखना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिनिमम सम आएगा 1, सॉरी 2, 2 डाइस थ्रो करोगे मिनिमम सम क्या आएगा बोलो 2, मैक्सिमम सम आएगा 12। इस पे बेस क्वेश्चन बनते हैं। तो जो सम आ रहा है 2 डाइस में, पेयर ऑफ डाइस में, क्या इस बात पे एग्री हो, मिनिमम सम 2 और मैक्सिमम सम 12। एक्सट्रीम केस में केसेस बहुत कम बनते हैं, 12 सम वाला एक ही केस बनेगा, 2 सम वाला एक ही केस बनेगा। लेकिन जब मिड में आ जाएगा 6, 7, 8, 5, मिडिल वाले पॉइंट अगर आएंगे वहां पे केसेस बहुत बनते हैं। एक्सट्रीम केस में मान लो क्वेश्चन आया यार एक डाइस थ्रो करा 11 सम आ रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब 2 डाइस थ्रो करे 11 सम 11 सम, बताओ जरा कैसे आएगा 11 सम। 6 5 5 6 मेरे ख्याल 2 ही तरीके आएंगे, 2/36 आंसर आ जाएगा। 10 सम आ रहा है, मेरे ख्याल 3 केस ही आएंगे, क्यों भाई 3/36। लेकिन जैसे जैसे तुम पास में आओगे, अब मान लो इसका मिडिल पॉइंट क्या है 6, 6 7 6 7 5, बीच वाले पॉइंट, जब तुम सम में बीच की तरफ बढ़ोगे तो केसेस बढ़ते जाएंगे। एक्सट्रीम की तरफ मान लो बोले कि सम 3 आए, बताओ जरा केसेस 1 2 2 1, क्या मेरे कहने का तो समझ रहे हो, एक्सट्रीम में केसेस कम होते हैं। यही क्वेश्चन मान लो बन गया यार 6 सम आए, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है यार यहाँ पे केसेस ज्यादा बनने वाले। हाँ इसका सम आ गया 10 के लिए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं यार 10 में तो केसेस कम बनते। क्या मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। सम इज ग्रेटर देन 8, इसको पढ़ के भी हम खुश हुए, क्यों खुश हुए, क्योंकि हमें पता है कि 8 से ज्यादा में केसेस कम बनेंगे। सम ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8 है, सम ग्रेटर देन 8 तो कहां से स्टार्ट करें, 9 से स्टार्ट करें, जरा बताओ 9, 3 6 6 3 4 5 5 4, 9 हो गया क्या, 9 हो गया। 9 के बाद 10, 4 6 6 4 5 5, 10 हो गया। 10 के बाद 11, 11 बताओ, 12 बताओ, हो गया मेरे ख्याल से, बताओ, सिंपल है। इसके बारे में बोलो, 2 अकर ऑन आइदर डाइस, किसी एक डाइस में 2 आए, किसी एक डाई में 2 आए, मतलब आए जरूर, किसी एक डाई में 2 आए, 2 1 2, पहले एक ही फिक्स करके चलना चाहिए, 2 2 और 1 2 2 2 हो चुका है, 3 2 यहां पे इस पे क्वेश्चन मार्क बना देते हैं लोग, यार बोला गया है किसी 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, तो दोनों में भी आ सकता है। सोचा इस बारे में, यहां पे क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट के दिमाग में, बोला तो गया है एक डाई में 2 आए, लेकिन दोनों हो सकते हैं ना। मान लो एक फादर है और उनके 2 सन हैं या 2 चाइल्ड हैं, और उन्होंने बोला यार तुम में से एक को तो सेलेक्ट होना ही होना है। कोई एग्जाम बताओ कोई, चलो आईआईटी का एग्जाम हो गया, तुम में से एक को सेलेक्ट होना ही होना है, दोनों क्लास 12th में है, क्या उन्होंने कंडीशन रखी, एक को तो सेलेक्ट होना ही, क्या दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे वो, यार ये क्या गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने, मतलब आज्ञा नहीं मानी मेरी। क्या मेरी बात समझ रहे हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जेन्युइन क्वेश्चन है ये। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन जरा बताओ, मेरे ख्याल से आ ही नहीं रहा, क्यों, ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं आ रहा है ना, बोलो कुछ कॉमन एलिमेंट आने चाहिए ना, एलिमेंट कॉमन कहां आ रहे हैं,
नल सेट। बी, सी क्या है, व्हाट इज सी, कहां गया सी, सी सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लगा है। अब ये जरूरी है कम से कम 7 आए, कम से कम 7 आए मतलब 7 7 8 9 10 11 12, सम 7 आए कम से कम एंड मल्टीपल ऑफ 3 आए। बताओ जरा। 9 और 12। 9 और 12 होगा मेरे ख्याल से, क्यों भाई 9 और 12 भी तो आएगा। 9 कैसे आएगा, नाइन हो गया, बोलो और कुछ। 12। अब देखो बी इंटरसेक्शन सी भी ऑब्वियसली कुछ नहीं आ रहा है, क्यों भाई बी और सी में भी कुछ भी नहीं आ रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दोनों। ए और सी में, ए और सी में आ जाएगा, ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है 5 4, ये पूरा नहीं यार, यहां तक आ रहा है, क्यों भाई, और एक 6 6। एग्रीड एवरीवन, सोच रहे हो ना। अब बताओ क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्यों भाई यहां 2 का नामो निशान नहीं कहीं। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बोलो क्या बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं, इसमें तो कॉमन आ रहे हैं ना, ये 4 एलिमेंट वो एक एलिमेंट। सिंपल क्वेश्चन है, बताओ भाई। अब हम एक्सपेरिमेंट समझ पा रहे हैं, सैंपल स्पेस समझ पा रहे हैं, बोलो कर लोगे नहीं क्वेश्चन अभी क्लास के बाद? नेक्स्ट देखो जरा, पढ़ो उसको क्या लिखा है। हाँ भाई ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, फिर से वैसे ये 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। 2 children are selected at random. Describe the event. Both selected children are girl. बताओ जरा, दोनों गर्ल हो, G1 G2। और उसकी मैथमेटिक्स क्या होगी? मैथमेटिक्स से होगी 3 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स सेलेक्ट कर ले, क्यों भाई, क्या एग्री हो? The selected group consists of 1 boy and 1 girl. बनाते हैं, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, फिर एक बॉय एक गर्ल, ठीक है भाई, क्या हो गया? कितने केस आ रहे हैं? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक बॉय एक गर्ल, 2 में से एक बॉय ले लो और 3 में से एक गर्ल ले लो, एंड वी शुड नो दैट NC1 इज N। बताओ क्लियर है? एटलीस्ट 1 बॉय सेलेक्टेड, इसका मतलब पहले तो एक्सप्लेन करो, एटलीस्ट 1 बॉय सेलेक्टेड, कम से कम एक बॉय सेलेक्ट हो या फिर दोनों सेलेक्ट हो जाए। तो पहले एक बॉय वाला तो ये केस बनेंगे ना सारे, बोलो 4 केस ये सारे उतार दें बी वाले, क्यों 6 केसेस। और एक केस कौन सा होगा? दोनों बॉयज आ जाएं, टोटल कितने होंगे? क्या 7 केसेस बन गए? जवाब दो। क्लियर है? अच्छा, इसकी मैथमेटिक्स देखते हैं। एटलीस्ट एक बॉय लेना है, कम से कम एक बॉय लेना है। कैसे मैथमेटिक्स लगाई जाए? कम से कम एक बॉय लेना है तो ठीक है, ज्यादा बहुत शॉर्टकट में नहीं जाया जाता है। कम से कम एक बॉय लेना है तो हम 2 केस बना लेते हैं, एग्जैक्टली एक बॉय या फिर मतलब ऐड करना बोथ बॉयज।
एग्जैक्टली एक बॉय लो, कितने तरह से आ रहा है, दो में से एक बॉय ले लिया, एक गर्ल ले ली, और दोनों बॉय ले लिए, क्या ये मैथमेटिक्स हो गई? हाँ भाई क्लियर है। अब बताओ विच पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तीन पेयर है एबीसी, एबीसी के पेयर कितने बनेंगे, ए बी बी सी सी ए, तीन पेयर बनेंगे। ए बी बताओ जरा पहले तो, क्या ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल है, यहां तो दोनों गर्ल आ रही। क्या बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है यार, बी का तो सारे एलिमेंट यहां आ रहे हैं। क्या ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? क्योंकि यार ये नाम से ही दिख रहा है एटलीस्ट वन बॉय और यहां दोनों गर्ल हैं, तो ए सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। हाँ भाई क्लियर है बात सबको? आंसर करते रहो भाई, समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ो। टू डाइस आर थ्रोन, तुरंत दिमाग में बना, टू डाइस आर थ्रोन 36, ठीक है। एंड द सम ऑफ नंबर विच कम्स अप ऑन द डाइस इज नोटेड। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। सम इवन आ रहा है, सम इवन 2 आ सकता है, बोलो। सम इवन 4 आ सकता है, 4 बताओ कैसे बनेगा? 4 1 3, हमेशा मिनिमम मैक्सिमम से स्टार्ट करना चाहिए। 1 3 2 2, 4 हो गया। सम 6 आ सकता है, जैसे जैसे मिड पॉइंट पे आओगे केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। 6 1 5 मिनिमम मैक्सिमम करके बनाना चाहिए, वरना केसेस छूट जाते हैं। 5 1 2 4 4 2 3 3, या दोनों इवन या दोनों ऑड, तभी सम इवन आएगा। 4 के बाद, सॉरी 6 के बाद 8, 8 जरा बताओ। 1 1 से नहीं आएगा, 1 7 तो नहीं हो सकता डाइस में, कुछ लोग लिख देते हैं। 2 6 6 2 3 5 4 4, 8 के बाद 10, 5 5, ठीक ना। 10 के बाद 12 6 6। सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल जरा बताओ। 3 की टेबल चलेगी, 3 3 6 9 12, लिखना स्टार्ट करें। 3 सम जरा बताओ कैसे आएगा? 1 2 3, फिर 6 के लिए लिखा ही था अभी। 1 5 6 हो गया। 6 के बाद 9, 9 कैसे आएगा? 4 5, या मिनिमम मैक्सिमम से स्टार्ट करो। 3 6, ओके। और हाँ 12, 12 कैसे आएगा? हो गई इवेंट बी। सम लेस देन 4, 2 सम आएगा मिनिमम। 3 आएगा, 2 के बाद 3, और कुछ लेस देन 4, 3 तक ही रहेगा। क्यों भाई? डी बताओ। सम ग्रेटर देन 11, 6 6 12 भी आएगा। सोच रहे हो ना सब लोग? अब पूछा गया है पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सी है? क्या ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है, कि 1 5 5 1 एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। क्या बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? नहीं है, 2 1। क्यों भाई? कुछ भी कॉमन आ गया तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सी डी है, शायद सी डी है। क्यों? सी डी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। क्यों? बी बी डी है नहीं, बी सी भी नहीं है, ए बी भी नहीं है, ठीक है ना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लियर है, एग्रीड। आगे बढ़े। हाँ भाई बना लोगे ना, ये काम कर लोगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से।
एन अनबायस मतलब नॉर्मल डाइस है 1 2 3 4 5 6 आता है, इक्वली लाइकली इवेंट्स आएंगी, ओके। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, सोच लिया ना, 1 2 3 4 5 6 बन गया दिमाग में। सैंपल स्पेस में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। गेटिंग एन इवन नंबर, जरा बताओ 2 4 6 2 4 6 3 by 6 लिख दें, आप सीधे सीधे बोलो। गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कैसे आएगा डाइस में, क्या लिख दें, इवन नंबर और क्या लिखें, और मतलब यूनियन में 4 भी आएगा, 2 भी आएगा। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं बोलो, 4, क्या लिख दें, सही है ना। इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, एक ही केस तो आएगा 6। 6 सोचना पड़ेगा भाई, बिना सोचे काम नहीं बनेगा। तो कितने 1 by 6। एग्रीड एवरीवन, बोलो, सिंपल है ना। और यही क्वेश्चन अभी रिपीट कर रहे हैं, आगे आगे भी नहीं भागना है, जितने करा रहे हैं भी वही कर रहे हैं, ठीक है। बढ़े आगे, सिंपल क्वेश्चन है ये। पढ़ो जरा। 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस, जैसे यार पहले तो एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचो, 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो तुम, सोचा HHH कितने केस आएंगे, 2 into 2 into 2। सैंपल स्पेस के बारे में सोचो, HHH HTH, एक बार बनाते हैं। इनिशियली बनाना जरूरी है, तभी वो फीलिंग आती है कि यार ये हो क्या रहा है। HH HTH क्योंकि सारे कॉइन डिफरेंट है, देन THH, देन HTT, then THT, then TTH, then अब जैसे ही 3 कॉइन सोचा हमने तो मेरे दिमाग में आया, अच्छा 3 कॉइन को साथ में टॉस करें या एक कॉइन को 3 बार टॉस करें, सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड, एक ही बार तो आ रहा है ऑल हेड, क्यों HHH बताओ, क्या कर दें 1 by 2 into 2 into 2, क्या एग्री हो, 2 हेड 1 2 3, क्यों भाई, कितने बार आ रहा है 2 हेड। एंड हेड इज अ कंसेप्ट, नॉट द थिंग, फिजिकल थिंग नहीं है कोई हेड। कितने, क्या लिखें 3 by 1 हेड आए, कितने केस आ रहे हैं एक हेड के, 3 केस आ रहे हैं, क्या लिख दें, एटलीस्ट 1 हेड आए, 1 2 3 4 5 6 7 केस हुए, कम से कम 1 हेड आ रहा है। या हम कर दें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल, ओके। काउंट कर रहे हो ना, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आए, इसका मतलब या तो 2 आए या फिर 3 आए, 2 आए या 3 आए, काउंट करो 3 2, क्या 4 केस आ रहे हैं, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार अपने आप करना, लेकिन 3 कॉइन है तो कर लिए। अब यही 10 कॉइन हो जाए, 20 कॉइन हो जाए तो वहां पे फंस जाओगे, क्योंकि वहां बना के नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। मान लो यार 5 ही कॉइन कर दें, 5 कॉइन में ये सेम क्वेश्चन हम 5 कॉइन के लिए करते हैं, 5 कॉइन में बना के नहीं देख पाओगे, 2 की पावर 5 आएगा, विच इज 32 केसेस बनाना पॉसिबल नहीं, कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो।
क्या ये सैंपल स्पेस है? बोलो। ठीक है भाई, अब बताओ ऑल हेड, सोच के बताना। सारे के सारे हेड आए तो आई थिंक एक ही केस होगा, एच 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 एच। क्यों भाई, सब में पांचों में एच? बोलो। हाँ भाई, सब लोग सोच रहे हो, बताओ, जबरदस्ती मत मानना। क्या एक केस बनेगा? एवरीवन जवाब दो। एग्रीड? अच्छा, सारे में टेल आए वो सेम आएगा, क्योंकि टी 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 पांचों में टी कर दो। अब क्या है? टू हेड। अब समझना, दो हेड आ रहे हैं मतलब तीन टेल आ रहे हैं। दो हेड तीन टेल। क्या यही मतलब हुआ? बोलो। अब इसके सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, सारे अरेंजमेंट बनाने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। पांच चीजें हैं, पांच चीजें में दो चीजें एक जैसी हैं और तीन चीजें एक जैसी हैं। आइडेंटिकल ही होगा, हेड आना टेल आना आर द आइडेंटिकल। क्लियर है ना? बिकॉज हेड एंड टेल आर कंसेप्ट। क्या इस बात पे एग्री हो? बोलो। पांच चीजों को कैसे अरेंज करते हैं? जहां पे दो चीजें एक जैसी हैं, तीन चीजें एक जैसी हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दैट इज इवेंचुअली 5c2। 5c2 कितना आ जाता है? 10। करके देख लेना। बोलो। क्या तरीका समझ में आ रहा है? यार, इन्हीं क्वेश्चन जितने क्लास में कराए जाएंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन होगा, वही पूछ लिया जाएगा तुमसे। वन हेड आए, एक हेड आए। एक हेड का मतलब चार टेल, पांच चीजें हैं जिसमें से चार चीजें एक जैसी हैं। बताओ, सही है ना? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 32। आई थिंक ये 5/32 हो जाएगा। 5c4 5c1 काट लोगे ना, 5 ही तो आएगा। बताओ। अब पढ़ो, एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड को हम वैसे ही कर लें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए, एटलीस्ट वाला, एटलीस्ट वन वाला, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टी, टी 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 टी। क्यों? कितना तरीका है इसका? एक। ओके, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट टू हेड। इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। वन हेड मतलब लाइक दिस। क्यों? नो हेड मतलब सारे टी। वन हेड जरा बताओ, पांच चीजें हैं जिसमें से चार चीजें एक जैसी हैं। पांच तरीके आ जाएंगे। तो अब क्या 100 कॉइन हो तो भी हम ये काम कर सकते हैं ना? बना के देखने की जरूरत नहीं है। क्या एग्री हो? अभी करना है ये प्रैक्टिस, सेम चीज दोबारा से करनी है। क्लियर है बात? हाँ भाई, कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? चलो आगे देखते हैं। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, सोचा 36, 1 1 1 3 4 5 6 6। दिमाग में चल रहा है अब? ये नहीं कि जो सब लिखा हुआ है वही करना है। 8 एज अ सम। और ये मत डिसाइड करना यार ये कर चुके हैं तो नहीं करेंगे, ये सब डिसाइड करने वाले तुम कोई नहीं हो। अच्छा, एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आया तो क्या बोलोगे? कर लिया, नहीं करेंगे? तब तो पहले इसी पे टूटोगे कि यार ये वाला करा है, पहले करें। 2 6 6 2 3 5
5 3, देन कितने केस बने? 5 केस। और बताओ जरा सैंपल स्पेस क्या है दो डाइस में? 6 इंटू 6, क्लियर है। डबलेट, डबलेट अभी बनाया था। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने केस बने? सम 9 आए या फिर 9? या 11? 11 बताओ कैसे आएगा? कितने केस हुए? ठीक है, करना है दोबारा। ओके, आगे बढ़े। बहुत आराम से पढ़ो। और हमारा मकसद आंसर निकालना नहीं है, हमारा मकसद है क्वेश्चन को समझना। आंसर की होड़ हम ऑब्जेक्टिव शीट में रखेंगे, ठीक है? सिर्फ समझो, एक्सपेरिमेंट समझो, सैंपल स्पेस समझो। एक कॉइन, अ कॉइन इज टॉस सक्सेसिवली 3 टाइम्स। इसका मतलब एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, या 3 कॉइन को एक बार भी उछाल दो तो सेम चीज आएगी। तो हम पहले इंटरेस्टेड हैं यार एनएस, जरा बताओ 3 कॉइन। ओके, और HHT और 8 पॉइंट्स होंगे इसमें। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कॉइन्स के लिए। फाइंड द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 1 हेड और 2 हेड। एग्जैक्टली 1 हेड बताओ। 1 हेड, 1 हेड और 2 हेड, कितने केस है? 6। क्लियर है बात? ठीक है यार, 3/4 इज द आंसर। हो गया, आगे बढ़े। और अगर यहां मल्टीपल कॉइन भी होते तो हम कर सकते थे ना। मान लो 50 कॉइन होते तो क्या हैंडल कर पाओगे? अब कर लोगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल केसेस अपॉन सैंपल स्पेस। फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस। बहुत आराम से आंसर नहीं लाना है, सिर्फ हम क्वेश्चंस को समझेंगे, कैसे इसके फेवरेबल केस आएंगे और कैसे इसके सैंपल स्पेस आएंगे। इसका डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस बात को सुनो ध्यान से। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, अच्छा लीप ईयर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाय 4। 2024 इज द लीप ईयर। तो कोई भी ईयर होगा या तो वो लीप ईयर होगा या फिर अगर वो लीप ईयर होगा तो कितने डेज होते हैं उसमें? और वैसे 365 डेज होते हैं। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, ठीक है?
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। एक लीप ईयर सेलेक्ट करा गया है बिल्कुल फ्री होके सोचो, कोई लोड मत लो। अच्छा, पास्ट और फ्यूचर मिला के कितने लीप ईयर होंगे? पास्ट भी ले लें, फ्यूचर भी ले लें, इनफाइनाइट लीप ईयर हो जाएंगे। क्यों भाई? यस सर। पास्ट भी ले लें यार, लाखों साल निकल चुके हैं, करोड़ों साल हो सकता है और यार ठीक है हम तुम नहीं होंगे हो सकता है, लेकिन ईयर तो रहेगा ही ना। हो सकता है कोई भी इंसान ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन ईयर तो रहेंगे ही। ठीक है, वो कंसेप्ट तो रहेगा। तो इनफाइनाइट लीप ईयर्स में से एक लीप ईयर लेने का कितना तरीका? इनफाइनाइट। सोच रहे हो, बिल्कुल खुले मन से सोचना है यार, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। पास्ट और फ्यूचर मिला के इनफाइनाइट ईयर्स होंगे, इनफाइनाइट लीप ईयर्स भी होंगे। क्यों भाई? तो उसमें से एक लीप ईयर लेने का तरीका क्या? अब तुम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो जीरो ही आ जाएगी। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इस बात को ध्यान रखना कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनने वाले हैं जहां पे तुम प्रैक्टिकली नेचुरली तुम निकालते हो सैंपल स्पेस और वो इनफाइनाइट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, बड़ा अच्छा डिस्कशन है ये, दो नेचुरल नंबर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो नेचुरल नंबर, एक n1 है एक n2 है, तुमने मल्टीप्लाई करा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसके लास्ट डिजिट जीरो है। सोचना, कोई प्रेशर मत लो, बिल्कुल नेचुरली सोचो। दो नंबर मल्टीप्लाई करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि लास्ट डिजिट जीरो आए। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देखेंगे कि यार ये दो नंबर हैं कौन कौन से। तो कितने नेचुरल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसको अगर हम चूज करें तो भी इनफाइनाइट तरीके, इसको चूज करें तो भी इनफाइनाइट तरीके, तो सैंपल स्पेस तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ये कैटेगरी समझ रहे हो क्या? ये कैटेगरी समझ में आ रही है? सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। तो ये कैटेगरी है जब तुम सोचोगे, अगर सोचोगे तो, नहीं सोचोगे तो फिर यार फिर कोई मतलब ही नहीं। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? इनफाइनाइट। सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा। बेसिकली ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो। एक काम को करने के टोटल चार तरीके, फेवरेबल तरीके दो। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रिड्यूस कर दें तो एक काम को करने के टोटल दो तरीके और फेवरेबल तरीका एक, दोनों में आंसर सेम आएगा। सोचना पड़ेगा, बिना सोचे ये क्वेश्चन। एक काम को करने के इतने तरीके, मान लो ये कोई डिजिट नंबर मल्टीप्लाइड है नंबर और उसको करने के फेवरेबल तरीके ये। क्यों भाई? तो आया तो इवेंचुअली यही ना। तो एक काम को करने के टोटल तरीके ए और फेवरेबल तरीका वन। तो प्रोबेबिलिटी की खास बात क्या है? प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो। ये इस बारे में भी नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? एक रेशियो होता है। तो कई बार ऐसे होता है कि हम अननेसेसरी कैलकुलेशन करते हैं जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, तो जो कि नहीं करने चाहिए। और इसमें भी यार एक बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अगर हम कर पाए क्वेश्चन को सॉल्व तो दो तरह से करके देखें, दोनों तरह से अगर आंसर मैच कर गया इट मींस हमने सही करा। तो अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं वापस। क्या मुद्दा है हमारा? कि सैंपल स्पेस कई सारे क्वेश्चन में तुम जब सोचोगे तो तुम्हें पाओगे कि वो क्या आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। ऐसे केस में तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या बोला गया है? लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन। तुम्हें पूरा का पूरा फोकस करना होगा किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। किस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है बताओ? मेरे ख्याल से 52 संडेज तो होते ही होते हैं। क्यों? पूरे साल में 52 संडेज तो होते ही होते हैं। हमें क्या बताना है कितने संडे हो? ये मुद्दा समझ गए ना? ऐसे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब क्या करना होगा? हमारा फेवरेबल केस है, हमारा फेवरेबल केस है 53 संडे होना। अब सैंपल स्पेस होगा कि
क्या हो सकता है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट के रिगार्डिंग क्या हो सकता है। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही, कैसे करेंगे भी देखते हैं। हमने कैसा ईयर सेलेक्ट करा है बताओ जरा। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? इसका मतलब यार 364 डेज तो पूरे के पूरे कंज्यूम हो गए। जवाब दो। 364 डेज 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे। 52 वीक्स कंप्लीट है तो 52 संडे तो जरूरी है। 52 वीक्स में कितने दिन कंज्यूम हो गए? 364 डेज। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? कितने दिन एडिशनल बचे? सोचो इस बारे में, मैथमेटिकली मत सोचो। 2 दिन बचे, मान लो आज का दिन 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, 2 ये एडिशनल डेज बचे, ठीक है। अब हमें 53 संडे करना है। बहुत आराम से, बहुत नेचुरली सोचो, मतलब इस पर्टिकुलर मत मानो। आज 30 है, कल 31 है, आज संडे हो जाए 53 संडे हो जाएंगे, क्योंकि 52 संडे तो आने ही आने हैं ना। या फिर कल संडे हो जाए, सोच रहे हो? या अब ये तो यार फेवरेबल केस हो गया, आज संडे हो जाए या कल संडे हो जाए, दीज आर फेवरेबल केस ना। 53 संडे हो जाएंगे। अब सैंपल स्पेस क्या होगा कि आज और कल क्या क्या हो सकता है। आज और कल मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, 2 दिन एडिशनल बच रहे हैं। एडिशनल कितने दिन बच रहे हैं? 2 दिन। फेवरेबल केस हमने क्या बनाया? आज संडे कल मंडे, या आज सैटरडे कल संडे। बोलो, ये तो फेवरेबल केस हो गया। बताओ, 2 दिन बचे एडिशनल। और क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे और 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 कुछ हो सकता है? 7। मेरा कहना है कि ये 7 क्या हो गए? सैंपल स्पेस। और फेवरेबल केस क्या है? 2। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंफर्टेबल हो जाओगे। क्या इस बात को समझ रहे हो? इन्हीं 2 दिन से हमने सैंपल स्पेस डिसाइड करे और इन्हीं 2 दिन से हमने क्या बनाया? फेवरेबल केसेस। एग्री हो सारे लोग? 3 डाइस थ्रोन टुगेदर, देन 6 into 6 into 6 क्या हो जाएगा? अब बताओ जरा। फाइन गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 15। यार मैक्सिमम सोचना एक बार फिर से। मैक्सिमम सम, 3 डाइस थ्रो करोगे, मैक्सिमम कितना आएगा बोलो? 18। मिनिमम कितना आएगा? 3। 15 में हम खुश हैं। अब ये 10 हंस कर देता ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती। बीच में ले आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत केसेस बनेंगे। एक्सट्रीम में थोड़ा कम केसेस बनेंगे। 15 एक्सट्रीम से चालू करो। 6 6 3, क्यों? 6 3 6 3 6 6 6 5 6 5 11 4। इसी में 3 केस बन जाएंगे। वैसे तो ठीक है, बना लेते हैं। इनिशियली 6 केस बनेंगे। बनिए, क्या ये 15 का समय है? बोलो। और सुनना बहुत अच्छी बात है, बोले। हाँ भाई, सब लोग सुन रहे हो? सर ये 5 3 5 डाइस है नहीं होगा। 5 5 यार अभी। हाँ 5 5 5, ठीक है। 5 5 5, 3 डाइस में भी थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन सपोज कर लो होते 5 डाइस या 6 डाइस या 10 डाइस, तब यार यही थोड़ी ना करते। 5 डाइस में मैक्सिमम सम कितना आएगा? 30। ध्यान सुनना, 5 डाइस मान लो यार, 5 डाइस का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो। 1 2 3 4 4। सम कितना आ रहा है जरा करो? 4 4 8 10 14 सम आ रहा है। अब यार इसके सारे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। तुम देखो 5 चीजें हैं जहां 2 चीजें एक जैसी। 5 फैक्टोरियल आई थिंक क्या आता है? 120। 60 तरीके। क्या 60 तरीके बना पाओगे?
क्या ये बात समझ रहे हो? मान लो 14 सम होता तो इसको इसके कॉम्बिनेशन बनाने में 60 तरीके बनते। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहां अभी तो फिलहाल हमने बना लिया 636 है, टोटल कितने केस बनेंगे? 3 चीजें हैं जिसमें से 2 चीजें एक जैसी हैं, कितना आ रहा है? 3। 3 चीजें हैं जिसमें से तीनों डिफरेंट हैं, 6 तरीके। क्या मेरे कहने का तो समझ रहे हो? मतलब आगे एग्जाम में सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये तो 15 का सम आ गया, अब 16 का सम बताओ। एक्सट्रीम से स्टार्ट करो, 6 6 6 6 12 4, कितने तरीके आएंगे? सीधा लिख दें 6 6 4। अब बताओ 6 5 11 16 है ना, 5। इसके भी कितने तरीके? 6 5 16 सम चल रहा है ना, 6 5 5 10, और कुछ आएगा 16 के लिए? 6 4 हो ही चुका है, 6 3 9, 6 3 9 और 7 नहीं हो सकता, 7 तो आता नहीं डाइस में, और मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो ये कितना सम हो गया? 16। 17 सम बताओ जरा, 6 6 5, इसके कितने तरीके हो जाएंगे? 17 6 6 5, ठीक है, और कोई तरीका नहीं बनेगा 17 सम के लिए। 18 के लिए एक ही तरीका है। अब टोटल काउंट कर सकते हो, 3, ये कितना आ रहा है? 6 9 10 10, ये भी 10 आ रहे हैं, क्यों? 3 3 3 10 10 20 तरीके हैं, देखो जरा। हाँ भाई, करना है प्रॉपर्ली, लिख के करना है, सारी केसेस बनाओ, ठीक है? ओके, क्या इतना समझ में आ रहा है? बोलो। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था यार, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो रेशियो क्या है? रेशियो का कोई यूनिक वो नहीं होता है। लाइक जैसे कि यार लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम करते हैं जो जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो वो काम यहां भी कर रहे हो सैंपल स्पेस में और फेवरेबल केसेस में भी कर रहे हो, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो क्या होगा अल्टीमेटली? प्रोबेबिलिटी में वो केसेस क्या होंगे? कैंसिल हो जाएगा। बताओ भाई, मैथमेटिकली मत सोचो यार, प्रैक्टिकली सोचो। क्यों? तो प्रोबेबिलिटी की खास बात क्या है? ये परम्यूटेशन में नहीं है, परम्यूटेशन में तुम्हें सारा काम करना ही पड़ेगा, यहां पे तुम दिमाग लगा के रेलेवेंट ही काम करो, जो करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, घबराना नहीं है प्रोबेबिलिटी में, काफी लोग घबरा के ही सब गड़बड़ सड़बड़ कर लेते हैं। तुम्हें अपनी थीम याद रखनी है। क्या थीम सोच के तुम सैंपल स्पेस डिजाइन कर रहे हो? और क्या सोच के तुम फेवरेबल केसेस डिजाइन कर रहे हो? वो थीम, वो एजेंडा नहीं भूलना है। क्लियर है? अब सैंपल स्पेस में लाइक तुम तैयारी करने चले थे निमसेट की, क्यों? बड़ा मोटिवेटेड थे यार, अब तो लेकिन बीच में क्या आ गई? क्या क्या प्रॉब्लम आ गई? किसी की शादी आ गई, बुलाया भी नहीं गया तो भी जाना है, तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों भाई? कोई पूछ नहीं रहा है तो भी जाना है। या दिमाग में बहाने आ गए, यार बीमार बीमार जैसा लग रहा है, हर सुबह ही लगता होगा, या लग रहा है आज तबीयत खराब लग रही है थोड़ी सी, क्यों? हर सुबह ही लगता है। या बीच में कई सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए। क्या मेरे यार, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उसी मेन गोल की तरफ चलना है। अगर उसमें तुम थोड़ा भी डेविएट हुए तो आंसर गलत आएगा, कि यहां तुम कुछ और कर रहे हो और यहां तुम कुछ और कर रहे हो, तो फिर आंसर गलत आने वाला है, क्योंकि रेशियो तो गड़बड़ा जाएगा ना।
सोच रहे हो उस बारे में, मैथमेटिकली मत सोचो, सोचा, क्लियर है। कई लोग ऐसे 2 घंटे डेली पढ़ के भी सेलेक्ट हो जाएंगे, कई लोग 12 घंटे पढ़ते हैं तो भी नहीं सेलेक्ट होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, 12 घंटे पढ़ नहीं रहे, वो प्रिटेंड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में बीच में कुछ और हो रहा है, समझ में आ रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इफेक्टिव काम हो रहा है, यहां पे 2 घंटे पढ़ ही रहे हैं सिर्फ। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक रेशियो है, और रेशियो में बेटर ये रहेगा कि हम रेलिवेंट काम करें। सोचो वही एक नंबर, अच्छा प्रोबेबिलिटी या ये जो सैंपल स्पेस भी यार मैथमेटिकली तो नंबर्स के ही फॉर्म में लिखा जाएगा ना। और ये होते क्या है, ये 4 इज द नंबर ऑफ वेज टू डू अ जॉब या नंबर ऑफ वेज टू डूइंग अ वर्क। क्या इस बात पे एग्री हो? ये 4 3 2 1 है क्या? नंबर ही तो है, काम करने के तरीके हैं। तो जो तरीके ऊपर भी आ रहे हैं, जो तरीके नीचे भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कैंसिल ही होने वाले हैं। क्यों भाई, क्या बचेगा? 7 बटे 5 बचा हुआ, 5 × 2। तो प्रोबेबिलिटी 1 से कम ही आनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो एक बार अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग अपने आप अटेम्प्ट करोगे, सिंसियरली जब अटेम्प्ट करोगे, फंसोगे, तब डिस्कशन ज्यादा बेहतर तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप इतनी बातें सबको समझ में आ गई।